हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत शूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा चैप्टर 1 चला था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो बहुत ही प्यारे से टॉपिक लेंगे हम आज की इस वीडियो में, यानी कि ये उस चैप्टर की 10वीं वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का मेन टॉपिक है वैद्युत वो यानी गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय को समझाना और गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना कि गॉस की प्रमेय है क्या। लेकिन गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कोण, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स। तब जाके गॉस की प्रमेय पढ़ोगे तब बेटर समझ में आएगी। अदरवाइज समझ में तो आ जाएगी लेकिन दिमाग में कुछ चीज़ रह जाएंगी कि भाई इसमें जिक्र होगा वैद्युत फ्लक्स का, इसमें जिक्र होगा घनकोण का, इसमें जिक्र होगा कोण का। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी समझ में आती है चीज़ें। जब उसमें जो वर्ड पता नहीं है आपको, यानी कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उसमें जो वर्ड आ जाए उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को पढ़ने का। इसीलिए वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। और आपको खास बात बता दूं, वैद्युत फ्लक्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो इसलिए इसको पढ़ना भी आपका इम्पोर्टेंट और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड परीक्षा में, राइट। चलिएगा, तो सबसे पहले हम कोण से स्टार्ट करते हैं। कोण, देखिए नॉर्मली मैं कोण की यदि बात करूं, कोण है दो रेखाओं का झुकाव। क्या, सिंपल तरीके से हमने बोल दिया, दो रेखाओं का झुकाव। दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि एक रेखा इस तरीके से है और ये इस पर इस तरीके से ये ए रेखा है कोई इस तरीके से ओ ए, और ओ ए पर ओ भी इस तरीके से झुकी हुई है, ऐसे ओ रखी है, ओ भी इस तरीके से झुकी हुई है। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा? कोण। ठीक है, कोण हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो रेखाओं का झुकाव। अब कोण में ही एक दूसरा कोण आता है अपने आप में। सिंपल तरीके से बात करी जाए तो कोण का ही एक पार्ट है समतल कोण। क्या, समतल कोण क्या होता है भाई? तो ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई वृत्त है। जब ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो ये वृत्त है और इसका केंद्र है कुछ, तो हमने माना कि इसकी ये जो परिधि है, ये यहाँ से यहाँ तक परिधि पर एक चाप मार दिया हमने, एक चाप ए बी कोई चाप है। तो ये चाप को हम इससे मिला दें तो यहाँ पर क्या बनेगा? कुछ ना कुछ यहाँ पर ये दो रेखा खींच दी चाप से, तो यहाँ पर भी कोण आ गया। सिंपल से मैंने क्या बताई थी, दो रेखाओं का झुकाव। तो यहाँ पर चाप पर हमने क्या करी, यहाँ पर एक त्रिज्या, ये त्रिज्या है इसकी, तो यहाँ से इस त्रिज्या को यहाँ पर ले गए तो यहाँ तक कुछ झुकाव बन रहा है, यानी कि ये कोण बन रहा है। इसी को बोलते हैं हम समतल कोण। मतलब क्या कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। चाप, ये है चाप, और यहाँ पर चाप द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, ये केंद्र, ये क्या है आपका? केंद्र। ये केंद्र है, राइट। ये इसका चाप है, चाप ए बी। ठीक है, तो किसी वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को या आंतरित किए गए कोण को हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं, राइट। तो भैया समतल कोण, तो ये समतल कोण बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? समतल कोण बराबर फॉर्मूला बनेगा चाप बट्टे त्रिज्या। क्या बटेगा? चाप बट्टे त्रिज्या, राइट। वैसे आप जानते होंगे, ये समझ में आ गई, यानी किसी वृत्त के किसी भी चाप द्वारा, यानी कि सपोज दैट भैया ये हमारा एक चाप था इस तरीके से, तो इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर ये जो कोण बना हुआ है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम क्या? समतल कोण। समतल कोण का फॉर्मूला चाप बट्टे त्रिज्या। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब यहाँ से आगे की यदि मैं अब बात कर रहा हूँ, यहाँ से आगे की बात है, समतल कोण समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यहाँ से दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि एक संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए जो कोण होता है, यानी ये जो कोण है वो कितना होता है? 2 पाई होता है। संपूर्ण वृत्त के लिए कोण का मान कितना होता है? 2 पाई। आप जानते होंगे, देखो संपूर्ण वृत्त यानी कि ये यहाँ से यदि मैं घूम के यहीं पर आ जाऊं तो कितने कोण हो जाएगा?
आपको पता ही है 360 डिग्री, 360 को कितना बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, क्योंकि एक पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है, इसका गुणा कर देंगे तो 360 डिग्री बैठेगा, राइट। 2 पाई 360 क्यों, आप जानते ही हो, सिंपल सी बात है। इस तरीके से कोई रेखा है, ऐसे कोण बनेगा तो 180 अंश, और नीचे बनेगा तो 180 अंश। तो देखना जरा, एक वृत्त बन गया ना, बन गया। तो एक पूरे वृत्त के लिए 180 और 180 कितना हो गया, 360। 360 को ही बोलते हैं हम 2 पाई। तो एक संपूर्ण वृत्त के लिए कोण का मान कितना होता है, 2 पाई होता है। अब ये चीज़ तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ रही है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली हम इस तरीके से समझेंगे भाई कि देखना जरा, कोण का फॉर्मूला क्या था, कोण बराबर फॉर्मूला था चाप बट्टे त्रिज्या। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये 2 पाई आया कैसे, अब किसी को ऐसे थोड़ी ना समझाने लगेंगे कि ये गोल गोल है तो इसलिए हो गया, नहीं, ऐसे समझाओ कि भाई फॉर्मूला होता है चाप बट्टे त्रिज्या। त्रिज्या हमने r मान ली। अब देखो जरा, और चाप हमने, ये चाप को छोड़ो, ऐसे ही लिख दो फॉर्मूला। अब संपूर्ण वृत्त के लिए हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई, ये चाप है, ये एक प्रकार का चाप, इतनी दूरी। यदि संपूर्ण वृत्त की यदि मैं बात करूं तो ये पूरी दूरी ली जाएगी। जरा ध्यान से समझो बायोलॉजी वाले, क्योंकि बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा मैथ वीक रहता है। भाई यदि मैं चाप की बात कर रहा हूं तो ये चाप तो इतनी सी दूरी है। ऐसे ही मैं मान लीजिए एक चाप इतना बड़ा होता तो यहां से यहां तक की दूरी काउंट करता, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं संपूर्ण वृत्त की, यानी पूरे वृत्त की बात कर रहा हूं। तो पूरे वृत्त का मतलब क्या, यहां से स्टार्ट हुए ये पूरी दूरी ली जाएगी। इस पूरी दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। त्रिज्या आपकी r है, r से r कटेगा तो थीटा बराबर क्या आ गया, 2 पाई आ गया। तो संपूर्ण वृत्त के लिए थीटा बराबर 2 पाई ऐसे आता है, समझ में आ गई। 2 पाई ही क्यों आता है, क्योंकि भैया वृत्त की परिधि लेंगे 2 पाई r से r कट जाएगा, 2 पाई बचेगा। ये कोण समझ में आ गया, राइट। वैसे यदि मैं बात करूँ, ये कोण और घनकोण एक होती हैं आपकी मूल राशियाँ जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशि। एक होती है व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। मूल राशि कितनी होती हैं, 7 होती हैं। आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 भौतिक राशि होती हैं जिनको हम मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों के अलावा जो इन राशियों से मिलकर बनती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि 2 प्रकार की राशियां होती हैं पूरी फिजिक्स में, लेकिन इन दोनों राशियों के अलावा भी एक राशि और होती है जिनको बोलते हैं पूरक राशि। ना तो वो मूल राशियाँ, ना ही वो आपकी व्युत्पन्न राशि, ये होती हैं पूरक राशियाँ। यदि आपसे कोई पूछ ले तो नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं, ये पूरक राशि होती हैं, राइट। तो कोण समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करता हूँ घन कोण की, बात करेंगे अब हम घन कोण की। तो ये चीज़ तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ही लिया आपने। देखिए भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, अब पढ़ेंगे अब हम घन कोण। भाई घन कोण क्या होता है, घन कोण को समझो जरा। अभी आपने सीखा था कोण कि ये वृत्त है, वृत्त के कोई किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसको हम समतल कोण कहते हैं। चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण। लेकिन अब आइए बात घन कोण। घन कोण क्या होता है भाई, घन कोण तो ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त में आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि ये मेरे पास में ये वृत्त है, सपोज ये वृत्त है, तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र भी होगा इसके अंदर। वृत्त नहीं, इसको बोलेंगे भाई, माना हमारे पास एक गोला है, गोला बोलेंगे, गोला, ठीक है, गोला, गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। ये गोलीय पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा बीच में, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले रहा हूँ मैं, इसका छोटा सा भाग मान लीजिए कि ये एक इसका छोटा सा भाग है ये, तो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम घन कोण, ठीक है। घन कोण समझ में आया। और मेरे पास कोई गोल चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ऐसे समझो, गोल का मतलब आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल इस तरीके से होगी फुटबॉल। तो फुटबॉल का ऊपर का जो हिस्सा है एक गोल, तो वो उसके फुटबॉल के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, उस कोण को बोलेंगे हम क्या,
घन कोण उसके द्वारा बनाया गया, यानी कि एक पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। किसी गोलीय पृष्ठ के एक छोटे से खंड के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, राइट। तो सपोज दैट भैया ये एक मेरा पूरा गोलीय पृष्ठ है, एक छोटा सा खंड ले लिया मैंने ये, तो ये उसके वृत्त पर भी तो कोई कोण बना रहा होगा, उसको बोलेंगे घन कोण, ठीक है। यानी कि ये ऐसा समझ लीजिए, ये एक फुटबॉल है, इसका एक छोटा सा भाग ले लिया हमने, वो उसके केंद्र पर कितना, तो वो गोल इस तरीके से रहेगा, राइट। तो ये है आपका, तो कोण समझ में आ गया। तो देखिए घन कोण तो क्या है, ये उसके केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी गोलीय पृष्ठ, चलो मैं लिख दूं इसको, किसी गोलीय पृष्ठ के एक छोटे क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। बस इतना लिख लो परिभाषा, ठीक है। अब पूरी बात लिख देना, बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, राइट। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, घन कोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और डी ओमेगा बराबर क्या हो जाए, क्या बोला है, उसके क्षेत्रफल, यहाँ पे आया था चाप द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पे छोटे क्षेत्रफल द्वारा, तो एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिए, डी ओमेगा से प्रदर्शित कर दें, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डी ए, बट नीचे क्या आएगा, वहाँ पर ये थीटा बराबर था यानी कि थीटा बराबर था चाप, यानी कि चाप बट्टे त्रिज्या, चाप कोई ए बी चाप है, चाप बट्टे त्रिज्या, यहाँ पर होगा क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, क्या होगा, क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक प्रकार से क्षेत्रफल में कोई भी दूरी होती है उसका स्क्वायर लिया जाता है, सिंपल सी बात है, इसलिए ये होता है, ये फॉर्मूला आप मारो गोली, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे कि कोण का मात्रक होता है रेडियन, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ओके चलिएगा। इसको आप ओमेगा, यदि कोई बड़ा लोगे तो आप ओमेगा लिख सकते हो, यहाँ पे ए बट्टे आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो क्षेत्रफल जो होता है डी ए, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल सदिश, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। ये अपने आप में क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। आप कहोगे सर जी ये क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे हो गया, बेटा ये क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, कैसे, देखिएगा, कोई भी पृष्ठ होगा, गोलीय पृष्ठ होगा, वो अपने आप में क्या है, कोई भी पृष्ठ अपने आप में सदिश राशि होता है। कैसे होता है, जैसे सपोज दैट मेरे पास में ये है, ये ही ले लीजिए, अब ये इसका, ये एक में इसका छोटा सा ये पृष्ठ है ये, ठीक है, ये तो ये पृष्ठ अपने आप में सदिश राशि होगा। तो आप बोलोगे सर जी इसमें सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो इसमें दिशा और परिमाण कहाँ है। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ, एक तुम्हें पहले इससे समझो कि ये इसका ये पूरा एक पृष्ठ है बड़ा, इसमें मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले रहा हूँ ये, तो ये अपने आप में क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। तो आप इसमें परिमाण और दिशा बताऊँ मैं, देखिए ये अपने आप में एक सदिश राशि, इसमें क्या होगा, एक सीधी, देखिएगा इसकी दिशा कभी भी याद रखना, इसका जो परिमाण जो होगा इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कहलाएगा उसका परिमाण, और इसकी दिशा क्या होगी, उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर लंबवत बाहर की ओर दिशा होती है। इसकी दिशा किधर होती है, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा रहती है, राइट। यदि मैं बात करूं ये अपने आप में एक पृष्ठ है, तो इसका जो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे तो ये तो इसका परिमाण बैठेगा, परिमाण, और इसकी दिशा किधर होगी, लंबवत बाहर की ओर, इस तरीके से बाहर की ओर, तो उसको ये इसलिए सदिश होता है। तो ये सदिश राशि होता है, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं इसको। तो भैया इसकी यदि हम बात करें सदिश रूप की, तो हम इसको डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं। तो कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी मुझे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर लिख सकता हूं, डी ओमेगा बराबर डी ए आर स्क्वायर लिख सकता हूं। और यदि मैं बड़े, इसका मतलब है ये छोटे क्षेत्रफल के द्वारा, छोटे क्षेत्रफल, कोई बड़ा क्षेत्रफल है तो बड़ा क्षेत्रफल को बड़ी ए लगा देंगे तो यहाँ पर ओमेगा बन जाएगा। डी का मतलब होता है छोटा, सिंपल सी बात है, छोटा, छोटे क्षेत्रफल के लिए छोटा घनकोण आएगा और बड़े क्षेत्रफल के लिए बड़ा घनकोण आएगा। तो इसलिए केवल प्रदर्शित करने का तरीका है, बाकी ओ यानी कि ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं घनकोण को,
मात्रक वगैरह समझ में आ गया। अब बात आती है एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना होगा। तो भाई अभी मैंने क्या बताया है आपको, जैसे कि हमारा ओमेगा बराबर क्या है, A/r² है, राइट। अभी हमारा क्या इस तरीके से बताया था कि भैया ये फुटबॉल है और ये इसका पृष्ठ है और ये इसके केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है। अब जरा सोचो इसमें कितना पृष्ठ है, जैसे एक इस तरीके से था, हम ये हमारा वृत्त था, वृत्त में तो एक ही पृष्ठ रहता है, एक बार घूमेगा तो 2 पाई बैठ रहा था। तो भैया इसमें तो कितने हैं, 2 पृष्ठ बैठेंगे, सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रफल लिया है तो क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं भाई, किसी गोले में 2 विमाएं होंगी, तो एक विमा के कारण 2 पाई, तो 2 विमा के कारण कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। आपको दिमाग में नहीं भरी भाई, इसमें कितनी पृष्ठ होंगी। क्षेत्रफल में हमेशा किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालो तो उसमें 2 सरफेस या 2 पृष्ठ होंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई इस तरीके से। तो भाई 2 सरफेस तो होनी है। ये गोल है, इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इसमें 2 सतह होंगी तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। क्षेत्रफल का मतलब यदि ये सिंगल होता, इसी तरीके का होता, तो उसमें 1 पृष्ठ होती, तो उसमें तो 2 पाई होता। लेकिन ये क्षेत्रफल बनेगा इस तरीके से। यदि गोल भी बनेगा तो वो क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, गोलाकार होगा तो इस तरीके से होगा, पूरा उठा हुआ। तो 1 पृष्ठ नीचे के, 1 ऊपर के। अब छोड़ो पृष्ठ का, छोड़ो, मैथमेटिकली समझो भाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो, अरे मैं मिटा दिया। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए भाई ओमेगा बराबर देखिएगा, क्षेत्रफल, एक संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई r²। आप जानते हो 4 पाई r² का मतलब क्या है, एक संपूर्ण गोले का, ये क्या, ये किस चीज का फॉर्मूला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, जबकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई r²। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r² होता है। याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, जबकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि उसकी पूरी सरफेस का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई r²। नीचे r² हैगा, r² से r² कट गया तो कितना आ गया, 4 पाई। इसीलिए तो मैं बता रहा था एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान 4 पाई होता है। इसको लर्न कर लीजिए, अपनी खोपड़ी में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिएगा। यही चीज़ें अब आपकी बात आएगी वैद्युत फ्लक्स, और आगे चलेंगे इसमें तो इन पर यूज होगी, यानी कि गॉस की प्रमेय में यही चीज़ यूज होगी कि एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना लगाएंगे हम, 4 पाई। चलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, देखिए अब आते हैं हम अपने किस पर, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमारे पास में सपोज दैट कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र, और इसका मैं एक छोटा सा क्षेत्र मान ले रहा हूं, ठीक है। ये हमने एक काल्पनिक अपने दिमाग में कल्पना कर ली कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा पृष्ठ है। ये क्या है, एक पृष्ठ हमने मान लिया, ठीक है, गोलाकार हो या कैसा भी हो, एक पृष्ठ मान लिया। इस पृष्ठ के भैया मान लीजिए ये, भैया ये कोई आपसे हमने कहा ये वैद्युत क्षेत्र है, तो भैया वैद्युत क्षेत्र में क्या चीज़ पाई जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं पाई जाएंगी। सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें क्या पाई जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं पाई जाएंगी, है ना।
अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, उन रेखाओं की संख्या को हम बोलेंगे। जैसे कि अब ये समझ में आया आपको, ये एक पृष्ठ है और इसका हम ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका पूरा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया कि ये पृष्ठ, तो इस पृष्ठ के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी उनको बोलेंगे हम वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझ में आई? देखिए ऐसा समझो कि भाई मैं मान के चल रहा हूं, देखिएगा ये आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये मेरा एक पूरा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें मैंने मान लिया इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। जैसे ये निकल रही हैं इस तरीके से पूरे से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। अब वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लूं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ है, जैसे कि मैं अपने आप से यहाँ पर एक क्या मान ले रहा हूँ, एक छोटा सा पृष्ठ मान ले रहा हूँ। ये मान लिया मैंने छोटा सा पृष्ठ, तो ये देखिएगा इसके अंदर मैंने एक छोटा पृष्ठ मान लिया। ये देखिए दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर की लाइन का ये छोटा पृष्ठ। अब इस पृष्ठ से लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे कि मेरा इसमें आ रही हैं 1 2 3 आ रही हैं, तो ये जो 3 रेखाएं हैं तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा। तो वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया, पूरा 3D में समझ में आया ना आया कि ये अपने आप में क्या है, पूरा वैद्युत क्षेत्र है। जब वैद्युत क्षेत्र है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी लाइक दिस, इस तरीके से समझो कि ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस पूरे पृष्ठ में से, ऐसी होंगी पूरे में से इस तरीके से निकल रही होंगी, राइट। अब ये जो अब मैंने मान लिया कि इस पूरे पृष्ठ में एक छोटा सा मैंने मान लिया अपने आप में एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया कि भैया ये एक छोटा, ये वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ मान लिया ये, तो इस पृष्ठ के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी वही संख्या क्या कहलाएगी, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी, राइट। वैद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक होता है। यदि वैद्युत बल रेखा, यदि इधर की बात करूं मैं, इधर की देखिएगा, इधर को यदि वैद्युत बल रेखा इधर से प्रवेश कर रही है तो इधर की साइड का वैद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक। जिधर से वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उधर होता है वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक। जिधर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जिधर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उधर की साइड में होगा वैद्युत फ्लक्स धनात्मक। जिधर से वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं इधर की साइड से निकल रही हैं तो इधर की साइड में होगा वैद्युत फ्लक्स धनात्मक। इधर से ये वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो इधर की साइड में होगा वैद्युत बल, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। समझ में आ गई बात? अब वैद्युत फ्लक्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए लाइक दिस, इसी तरीके से होंगे, ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, ठीक है। इनकी संख्या को हम क्या कहते थे, वैद्युत फ्लक्स। अब तो 3D में समझ में आ गया, अब क्या है चलिएगा। तो भैया आपको समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिख देता हूं मैं इस परिभाषा को, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल, किसी गुजरने वाली किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। भैया फाई ई बराबर फॉर्मूला होगा, यदि मैं मान के चल रहा हूं, माना यहाँ पे लिख देंगे, माना यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्र, एक पृष्ठ, एक
एक छोटा पृष्ठ S है जिसका क्षेत्रफल S है, जिसका क्षेत्रफल A है, तब उस A का जो वैद्युत फ्लक्स को होगा कितना होगा, फाई E बराबर E इंटू ए। उस मतलब ये होगा, ये वैद्युत फ्लक्स को होगा भाई उसका E, और या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यदि छोटे की बात करें डी फाई ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए इंटू सॉरी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये इसके फॉर्मूला हैं। देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और यदि क्षेत्रफल आपका ए वेक्टर है, यानी कि बड़ा क्षेत्रफल लिया जा रहा है, तो ये होगा ये वाला फॉर्मूला, यानी कि क्षेत्रफल और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। समझ में आई बात। और यदि सदिश रूप लेंगे हम, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है और दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, और अदिश गुणन में क्या आता है, यदि आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो भाई आपको पता होगा ये चीज़, तो ए बी कॉस थीटा, तो ये देखिएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए की जगह पे ई और बी की जगह पे ए है, तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही यदि एक छोटा क्षेत्रफल है हमारे पास में, सपोज दैट ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया मैंने एस, इसका और इसका क्षेत्रफल ए मान लिया मैंने। यदि इसका क्षेत्रफल ए माना है तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी फॉर्मूला। और यदि मैं इसका क्षेत्रफल डी ए मान ले रहा हूँ, डी ए वेक्टर मान ले रहा हूँ इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि मैं डी ए वेक्टर मानता हूँ तो फॉर्मूला आएगा डी ए फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, तो क्या आएगा ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आई बात। ये यदि हम ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, देखो मैंने क्या लिखा है कि जिसका क्षेत्रफल ए है, यदि मैंने ए माना है तो यहाँ पे ए लूँगा, यदि मैं यहाँ पे डी ए वेक्टर मान लूँ, ठीक है, ये मान लिया मैंने ई वेक्टर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र एस, समझो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक छोटा सा क्षेत्र एस है जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर है, तो वैद्युत फ्लक्स के बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्टली आप याद कर लेना। इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो गया, राइट। चलिए, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। दो चीज़ें जो मैंने बताई थी उनको लिख लीजिए कि यदि फ्लक्स बाहर यानी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स कैसा होगा। चलिए, ये चीज़ जरूर लिख लेनी है आपको। इतना हो गया। इसके बाद में जरा और चीज समझते हैं। देखिएगा भाई, आपने फॉर्मूला क्या बताया हमने वैद्युत फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। भैया यहीं से आपका मात्रक बन गया, अभी बता दिया हमने मात्रक कैसे बनेगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, न्यूटन बट्टे कूलाम, ओके, गुणा इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक क्या बन गया, मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कूलाम भी लिख सकते हो, ओके। चलिए, इसका विमा भी बना लो। विमा कैसे बनेगी, देखिएगा, ये है, ये क्या था, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, ठीक है, बल का। तो आप देखिएगा नॉर्मली वैद्युत क्षेत्र की विमा लिख दो, सिंपल सी बात है। वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या बताई थी, एम एल,
ध्यान से समझ लेना, क्या बताई थी, ठीक है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है, ए की विमा क्या है, ए की विमा होती है ये क्षेत्रफल यानी कि एल स्क्वेयर। तो ये इसकी विमा क्या बनेगी टोटल मिला के, एम एल की घात 4 टी की घात माइनस 3 ए की घात माइनस 1, ये इसकी विमा बन गई। ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की विमा ये, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा ये, डायरेक्ट लिख दी, दोनों को कंबाइंड किया ये चीज़, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, एल की घात 2 और एल की घात 2, एल की घात 4 हो गई, एल की घात टी की घात माइनस 3 ए की घात माइनस 1, ये चीज़ आ गया। राइट, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या कि भाई अभी हमने क्या बताया, ये जो थीटा कहाँ से आया, थीटा इस तरीके से आया कि यानी कोई वैद्युत, यानी ये पृष्ठ है और सपोज है इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हूँ, यानी पृष्ठ तो जाना तो इस तरीके से चाहिए, तो इसमें तो कोई वैद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रही है थीटा कोण पर, या ये पृष्ठ ही थीटा कोण पर इस तरीके से झुका हुआ रखा है, तब वो जो कोण है वो है ये। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ। देखो याद रखना, चाहे वैद्युत फ्लक्स को हो, चाहे आपका या तो वैद्युत फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स को, यानी कोई भी फ्लक्स को हो, तो याद रखना फ्लक्स के लिए, मैं बात करूँगा वैद्युत फ्लक्स की चल रही है यहाँ पर, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए, वैद्युत फ्लक्स के लिए लंबवत होने पर थीटा बराबर 0 अंश लिया जाता है। थीटा बराबर कितना लिया जाता है, थीटा बराबर 0 अंश। तो लंबवत होने पर ये फाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबवत होने थीटा बराबर 0, तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो भाई ये कितना आ जाएगा, केवल ई ए आ जाएगा। ठीक है, ई ए आ जाएगा। ठीक, और ये तो पहली कंडीशन। और दूसरा कि भाई यानी कि लंबवत होने पर ये, और समांतर होने पर, याद रखना समांतर होने पर 180 डिग्री लिया जाता है, समांतर होने पर 90 डिग्री। वैसे नॉर्मली लंबवत होने पर 90 अंश लेते हैं ना हर चीज में, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स में, वैद्युत फ्लक्स के लिए लंबवत होने पर कितना लिया जाएगा, यानी कि जो पृष्ठ है वो लंबवत हो, यानी वैद्युत क्षेत्र और वो पृष्ठ दोनों लंबवत हैं, यानी कि ये जो कोण है ये ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है ये थीटा। यदि ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत होने पर तो थीटा बराबर 0 अंश लेंगे, और यदि दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो समांतर होने पर कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। क्यों ले रहे हैं हम 90 डिग्री, और लंबवत होने पर 0 अंश क्यों ले रहे हैं, चलिए पहले तो ये चीज़ लिख दे रहा हूँ। तब कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ रहा है बायोलॉजी वाले, याद रखना कॉस 90 का मान 0 होता है, जबकि यहाँ पर कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये खत्म, तो ई ए बचेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि भैया ये लंबवत क्यों होता है। ज़रा सोचो कि भाई अब देखिएगा मेरे पास, समझो कि ये मेरे पास में पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ठीक है, मैंने क्या बताई थी, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी, ऐसे होगी, सामने बाहर की ओर। ठीक है, तो ये पृष्ठ तो ऐसे है, पृष्ठ कैसे, ऐसे, लेकिन इसकी दिशा किधर है, इधर। ठीक है, तो अब ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट, समझ में आई बात। अब पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ की, ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, तो पृष्ठ की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी, राइट। अब मैं कह रहा हूँ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो ये दोनों दिशा कैसी होंगी, दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 अंश, क्योंकि इधर दोनों ही एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने पर थीटा बराबर 0 अंश।
ठीक है, थीटा बराबर 0 अंश। लेकिन ये लंबवत क्यों हो गया? ये लंबवत इसलिए हो गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है और ये जो पृष्ठ था ये वैद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है? लंबवत। तो जब भी कभी देखिएगा, सपोज दैट, अब ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ, तो इस पृष्ठ को लंबवत रख दूं मैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, ये पृष्ठ मैंने इस क्षेत्र के लंबवत रख दिया। तो लंबवत होने पर तो इस पृष्ठ की तो दिशा इधर ही होगी, पृष्ठ की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो एक ही दिशा और इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? 0 अंश। तो लंबवत होने पर 0 इसलिए हो जाता है। अब समांतर, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर। अब इस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, यानी कि ऐसे ही रख दिया समानांतर, ठीक है। जब समांतर रख देंगे तो इस पृष्ठ की दिशा तो ऊपर की ओर रहेगी ऐसे, तो पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर चली जाएगी। अब इनके बीच में कोण कितना बन गया? 90। तो 90, तो हमेशा याद रखना ये पृष्ठ अपने आप में लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का क्या है? जैसे पृष्ठ ऐसे होगा, ठीक है, लंबवत है, तो इसकी जो दिशा है वो इधर होगी, तो यानी कि जो दिशा और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में अपने आप में ही एक 90 अंश का कोण होता है। तो एक चीज़ समझो, कोई चीज़ उल्टी हो जाए हैं तो इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये लंबवत हो गया, अब इसको ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे इधर की साइड में बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये देखिएगा, समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास में इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखूंगा तो इस पृष्ठ की दिशा हो जाएगी इधर की साइड में, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो कोण आएगा 0 अंश। और यदि मैं इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर रखूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इसको भी ऐसे रखूं, तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी? ऊपर की ओर रह जाएगी। तो इनके बीच में कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स खत्म हो गया पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और ये अदिश राशि है, राशि कैसा है? ये वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? अदिश राशि, ठीक है। सूत्र, मात्रक, विमा, सारा कुछ हो गया, विमा और ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए एक चीज और है वो लिख लीजिए साथ के साथ। देखिए भाई, अब इसके ऊपर एक 2 पॉइंट और हैं कि वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है? जब उसका वैद्युत बल रेखाएं उसमें प्रवेश कर रही हों, यानी नेट फ्लक्स। जब नेट फ्लक्स यानी कि कुल वैद्युत बल रेखाएं, कुल वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं, तब फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। दूसरा, धनात्मक कब होगा? जब वैद्युत कुल नेट फ्लक्स बाहर आ रहा होता है, तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? धनात्मक होता है। जब नेट फ्लक्स पृष्ठ से बाहर आता है, तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, राइट। तो अब आके पूरा आपका वैद्युत फ्लक्स खत्म हुआ है। तो अब डायरेक्टली अब क्या बचता है? आपका गॉस की प्रमेय बचती है, राइट। तो अब गॉस की प्रमेय को करें या फिर अगली वीडियो में कराएं, तो मेरा मन कर रहा है तब अगली वीडियो में कराएंगे गॉस की प्रमेय, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, 20-30 मिनट की लगभग वीडियो हो गई होगी, क्योंकि लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ। वरना टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली गॉस की प्रमेय या वैद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे, कौन घनकोण को मारा गोली, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया, वैद्युत फ्लक्स में ही परिभाषा लिखवाई, सूत्र लिखवाया, काम खत्म, फिर गॉस की प्रमेय पर आ गए। चलो ज़्यादा डीप से आपका ही फायदा है, IIT नीट वगैरह के लिए, NDA वगैरह में ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वैद्युत फ्लक्स कब ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक होता है, ये वो है, इस तरीके से। चलिए, तो भाई आपको पसंद आ रहा है, यदि इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में आई है तो भाई वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिएगा,
ठीक है, लाइक्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है आज ही अपलोड कर दूंगा शाम को, आज रात को इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।